प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रमुख पात्र हैं गुप्त साम्राज्य के शासक रामगुप्त, उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, मंदाकिनी, जबकि शक साम्राज्य में शकराज, कोमा इत्यादि। हमने पढ़ा कि गुप्त लोगों के शिविर को शकों ने घेर रखा है और उन पर आक्रमण की तैयारी में हैं। तो शक राज ने उनके पास संधि प्रस्ताव भेजा कुछ शर्तों के साथ, जिसे रामगुप्त है वो स्वीकार कर लेता है। उसमें प्रमुख शर्त है कि वे रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप उन्हें सौंप दे। इसके साथ ही अन्य दासियों को भी उनके सामंत कुमारों के लिए भेंट स्वरूप दे। तो रामगुप्त है वो एक डरपोक और भीरू किस्म का व्यक्ति है। वो इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो ध्रुव स्वामिनी को जब इस बात का पता लगता है तो वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में ही चंद्रगुप्त आ जाता है और सभी बातों को सुन लेता है। तो वो रामगुप्त से कहता है कि मैं जाऊंगा शकराज के शिविर में ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके। तो ध्रुव स्वामिनी भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। उधर जो खिंगिल नाम का दूत है वो शकराज को सूचना देता है कि गुप्त साम्राज्य ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है और ध्रुव स्वामिनी अन्य स्त्रियों के साथ उनके पास आ रही है। तो शकराज है वो ध्रुव स्वामिनी की प्रतीक्षा में बैठा है और कोमा से वार्तालाप कर रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे शकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो यह मैं आज जान सका। किसको कहता है? कोमा को। तो कोमा कहती है, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। उत्तेजित होकर कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। शकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा, उसी तरह अब भी यह बात? शकराज सशंकित होकर, कौन सी बात? कोमा, वही जो आज होने जा रही है मेरे राजा। आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। तो कोमा किसके लिए कह रही है ये बात? ध्रुव स्वामिनी के लिए। शकराज हंसकर बात उड़ाते हुए, पगली कोमा, यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? शकराज, जो विषय समझ में ना आवे उस पर विवाद ना करो। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों न करूं? ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। दुखी होकर जाना चाहती है। दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश, हाथ में लंबा त्रिशूल, घुटने तक परिछद और छाती तक सफ़ेद दाढ़ी। अब मिहिरदेव आता है तो शकराज सभ्रम से खड़े होकर, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मिहिरदेव, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? शकराज की ओर गूढ़ दृष्टि से देखने लगता है। शकराज, आचार्य
रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए, यानी उसका घमंड चूर करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है। मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजन। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। शक्रराज क्षोभ से यानी दुख से, भावी पत्नी? मिहिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रेमत्त हो जाओगे? यानी ये जो क्षण भर का तुम्हारा सुख है, इससे क्या तुम उन्मत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को सोच लो। शक्रराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। मिहिरदेव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शक्रराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। शक्रराज, बस बहुत हो चुका। आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। शक्रराज वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, चला जाता है। मिहिरदेव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से, पिताजी, यानी कोमा है ये मिहिरदेव की बेटी है, खड़ी रहती है। बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदायी और हृदय को भेदने के लिए ही। इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा सकरुण, तोड़ डालूं पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वलरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ना, ऐसी कठोर आज्ञा न दो। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तो चलूं? कोमा चलने के लिए सहमत हो जाती है। चारों ओर देखकर एक घड़ी के लिए मुझे मिहिरदेव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। यानी वो आकाशीय नक्षत्रों को देखकर आने वाली विपत्ति का अंदाज़ा लगाता है। कोमा उधर देखते हुए, तब भी एक क्षण मुझे मिहिरदेव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले। मिहिरदेव चले जाता है। कोमा, जाना ही होगा। तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कंपा देगा।
और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह नहीं सकेगा। तो चलो, यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। कोमा पिताजी के साथ चलने को तैयार होती है। शकराज प्रवेश करके, कोमा, जाती हूँ राजा। कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि वे बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। कोमा धूमकेतु को दिखाकर, उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। शकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओह, 52 पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। यानी शकराज है कि ये भी आकाश या नक्षत्र को देखकर स्थिति को भांप लेता है और डर जाता है और उन मिहिर देव को बुलाने के लिए कहता है। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। शकराज, कोमा, तुम कहाँ जाओगे? कोमा, पिताजी के साथ। शकराज, और मेरा प्यार स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तो दर्प से दीप्त होकर तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता है, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। तो कोमा है, वो राजा को कहती है कि मेरा आपके प्रति जो प्रेम था वो ऐसे समझ लूँ कि भूतकाल की एक पीड़ा थी जो छूट गई और धीरे धीरे उसकी कसक भी दूर हो जाएगी और मैं अब आपसे प्रेम नहीं करती। तो आज इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।